Welcome to my YouTube channel. In our last topic we are discussed about the metal carbonyl complexes as well as we discussed about the metal carbonylate ion complexes. Now our today's discussion is based on carbonyl hydride complexes as well as dihydrogen complexes. Firstly we will discuss about the carbonyl hydride complexes. ये कॉम्प्लेक्स कैसे कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें हमने कार्बोनिल और हाइड्राइड लिगेंड मतलब कार्बोनिल और हाइड्रोजन लिगेंड को यूज़ करके मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करना है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स कॉम्प्लेक्स कुछ किस तरह की टाइप का होगा, अगर जनरल टाइप हमने मेंशन करनी हो, मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा और कार्बोनिल हमारे पास लिगेंड होगा। इसमें अगर हम रिजिड होके बोले तो ये कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली हमारे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्योंकि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें कार्बोनिल के अलावा भी हम कोई लिगेंड कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन कोई दूसरा लिगेंड है, इसलिए ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की टाइप है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक मेंशन करना चाहते हो अनदर लिगेंड दैट इज़ LY टाइप, तो वो भी पॉसिबल है। मतलब हमारे पास कार्बोनिल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फैमिली को डिफ़ाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड हो और मेटल का कार्बोनिल के साथ बॉन्ड हो। उसके अलावा अगर कोई और लिगेंड भी होता है तो भी वो हेट्रोलिप्टिक फैमिली का ही हो गया, लेकिन बेसिकली हम उसकी टाइप में जो कंसीडर मेन कंडीशन है वो हाइड्रोजन और कार्बोनिल लिगेंड उसमें होना चाहिए। सबसे पहले अगर हमने इन कॉम्प्लेक्सेस का द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन विच carbonyl group and hydrogen atom are attached to the metal atoms are called metal carbonyl hydride as I mentioned in the general formula. For example अगर हमने कॉम्प्लेक्सेस कंसीडर करने हो तो मेटल हाइड्राइड का कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट के साथ और टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है। सेकेंड फिर भी वही मेटल का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। ये पहले कॉम्प्लेक्सेस मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड के पहले कॉम्प्लेक्सेस हैं जो डिस्कवर किए गए थे दोनों। These have been studied extensively in recent years. They are involved at intermediate in industrial catalyzed reaction during carbonyl and hydrogen. तो अब इन मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस की सिंथेसिस मतलब इन्हें कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और ये कौन कौन से रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रेपरेशन में क्या है, एक तो डायरेक्ट आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर करना है, जैसे हमने लास्ट कॉम्प्लेक्स में किया था। जैसे मेटल कार्बोनिल की प्रिपरेशन हमने कैसे की थी कि डायरेक्ट कार्बोनाइलेशन का मेथड यूज़ कर लिया था कि मेटल और उतने कार्बोनिल डालकर वो कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर कर लिया। वैसे ही हमने अभी यहाँ पर हम मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस भी वैसे ही जनरेट कर रहे हैं कि हमने अपनी कोबाल्ट मेटल ले ली और लिगेंड हम जैसे ये इस कॉम्प्लेक्स को प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल हमने मतलब हमारे पास क्या क्या लिगेंड चाहिए, एक तो मेटल चाहिए, दूसरा हमारे पास कार्बोनिल होना चाहिए और हाइड्रोजन हमारी कौन सी फॉर्म में होती है, H2 की फॉर्म में। तो हमें तो फ़िलहाल मेटल हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाने के लिए एक ही हाइड्रोजन चाहिए, तो हम इसका हाफ मोल ले लेंगे। तो इस तरह हमारे पास डायरेक्ट मेथड से हमने ये वाला मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर कर लिया। अभी अगर चेक करना हो कि कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर हुआ है या नहीं, तो हम इस कॉम्प्लेक्स को कैसे वेरीफाई करते हैं, अंडर द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। तो NMR में मैंने पिछली बार भी बताया था कि जब भी हम NMR में प्रोटॉन का अगर बॉन्ड हो किसी के साथ तो हम NMR स्टडी करते हैं, उसका प्रोटॉन NMR स्टडी करते हैं। तो पहले जैसे इस कॉम्प्लेक्स में अभी हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं था मेटल के साथ, तो अब इसके रिएक्शन के बाद अगर हमने वेरीफाई करना है कि वेदर रिएक्शन इज़ कैरिड आउट और नॉट, तो हम ये NMR की स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन शो हुआ है तो हमारे पास एक प्रोटॉन NMR सिग्नल होगा। ये नेगेटिव ppm रेंज क्या है कि डेल्टा ppm में चलते हैं। जैसे हमारे पास अगर हमने NMR का शिफ्ट स्टडी करना होता है तो 0 to 10 का स्केल होता है, 10 ppm का। तो इसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ जैसे जैसे हमारा ppm बढ़ता जाता है तो वो हमारी डी शील्डिंग जिसे हम बोलते हैं और डाउन फील्ड बोल देते हैं, या फिर जैसे जैसे हमारा ppm घटता जाता है, जैसे वो नेगेटिव की फॉर्म में आता रहता है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोटॉन उतनी ज़्यादा शील्डिंग फील कर रहा है।
तो इस रेंज में हमारी शील्डिंग होती है। जैसे प्रोटॉन को पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, उसी तरह से इन कॉम्प्लेक्सेस में बेसिकली क्योंकि मेटल हमारी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और हाइड्रोजन हमारी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा, अगर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वो हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होगी तो उसमें उसकी जो फील्ड होगा वो एक्सट्रीम राइट साइड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसे उसकी शील्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इसका बेसिकली कॉम्प्लेक्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर एक बार मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हो गया तो उसमें क्या होगा, हमारी हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, एक बार मेटल हाइड्राइड का बॉन्ड फॉर्म होते ही हमारी मेटल हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिव और हमारी मेटल हो जाएगी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती हैं। तो इसलिए जैसे ही मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा और हमारी जो डेल्टा पीपीएम की वैल्यू है वो नेगेटिव पीपीएम की रेंज में आएगी। वैसे अगर सेकंड मेथड क्या है कि हम इस Mn2C10 का डाइमर लेंगे, उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास 2 मोल ऐसे बन जाएंगे HMnCO5 के। ये हम अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस अलग अलग होगी हर रिएक्शन के लिए। तो नेक्स्ट मेथड कौन सा है, जैसे हमने एक मेटल कार्बोनाइलेट की आयन की फॉर्म में किया था, वो मैंने एग्जांपल वहाँ पे भी डिस्कस की थी, एक बार फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले क्या यहाँ पर क्या था, हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या था, CO2CO8। अभी इसमें क्या है, अगर हमने डाइमर लिया, जैसे अभी मैंने एग्जांपल जो Mn2CO10 किया वो डायरेक्ट से डिस्कस कर लिया है। अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले जब हम अमलगमेटेड सोडियम के साथ उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, हमारा डाइमर ब्रेक हो जाएगा। सोडियम के साथ सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड में एंटर कर देगा और हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास क्या जनरेट होगा, कार्बोनाइलेट आयन कोबाल्ट CO4 नेगेटिव। ऐसे कितने मोल जनरेट हो जाएंगे, 2। अब हम इसकी रिएक्शन, अगर हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस प्रिपेयर करने हैं, कार्बोनिल हमारे पास आ गया। अब हमारे पास अगर हमने प्रेपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन ही चाहिए, तो हम इसकी रिएक्शन किससे भी करवा सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन के साथ। हाइड्रोनियम आयन क्या से ये क्या कॉम्प्लेक्स क्या लेगा, H। ये हमारे पास H की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स को वाटर हमारा रिलीज़ हो जाएगा। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या जनरेट होगा, H कोबाल्ट CO4। जैसे ये वाली एग्जांपल भी मैंने अभी जो Mn2CO10 की डिस्कस की है, एक्चुअल में ये रिएक्शन ऐसे ही होगी। Mn2CO10 लिया, उसको अमलगमेटेड सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बनेगा, 2MnCO5 नेगेटिव कार्बोनाइलेट आयन जनरेट हो गया। अब कार्बोनाइलेट आयन को आप फिर से हाइड्रोनियम के साथ रिएक्ट करवाना चाहते हो तो भी हमारे पास मेटल हाइड्राइड बॉन्ड बन जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप HX के साथ में मतलब हाइड्रोजन हैलाइड ले लोगे तो यहाँ पर भी वो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव की फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी वो H का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, मेटल के साथ, क्योंकि मेटल क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज में है। तो Mn मेटल हाइड्रोजन और कार्बोनिल, ये भी मेथड यूज़ कर सकते हो। बस रिएजेंट का फ़र्क है, आप कौन सा रिएजेंट यूज़ करना चाहते हो, बस उसमें क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन होनी चाहिए, ताकि हमारा मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाए। सेकंड मेथड ये हो गया। थर्ड प्रेपरेशन रिएक्शन आप कैसे यूज़ करोगे, जैसे इसने लास्ट रिएक्शन में मेंशन किया है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसमें भी हमारे पास आयरन पेंटाकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें भी हमारे पास जैसे हाइड्रोजन आकर अटैच हुआ है, इसमें H पॉजिटिव ये जो स्पीशीज़ है ये इसकी कैसे ब्रेक हो जाएगी, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव की फॉर्म में। तो जैसे ही हमारा फिर ये कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। आगे क्या होता था कि ये वाला जो कार्बोनाइलेट आयन कॉम्प्लेक्स होता था ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। जैसे ही इसका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनता था तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होता था, नेट कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता था, न्यूट्रल हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स तो ऑलरेडी न्यूट्रल है। अगर आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे तो हमारे पास मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि हमारे पास कैटायनिक स्पीशीज़ तैयार हो गई।
अब हमारे पास है नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर्स कैसे होगी। कुछ कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर मैंने लिख दी है। जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स अगर हमारे पास हो तो MnCO5H HMnCO5, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। हमारे पास मैग्नीज का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि 5 कार्बोनिल और 1 हाइड्रोजन है, तो आप एक हाइड्रोजन को कैसे भी अरेंज कर सकते हो, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास HCO4, ये CO कोबाल्ट है। यहाँ पर भी अभी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 5 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है जब, तो स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो यहाँ पर क्या है, मैंने हाइड्रोजन को एक्सियल पोजीशन ही दी है। हाइड्रोजन को एक्सियल पोजीशन इसलिए दी है क्योंकि रजे बेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो एक्सियल पोजीशन प्रेफर करता है। और मैंने बार बार इसी बात पे स्ट्रेस दिया है कि अगर मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड एक बार फॉर्म हो गया तो हमारी हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ होगी बेंट रूल के अकॉर्डिंग वो लेस एस करेक्टर वाली पोजीशन ही ऑक्यूपाई करेगी, क्योंकि एक्सियल पोजीशन हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसकी sp3d, और जो हमारे पास यहाँ पर इस एक्सियल बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होती है वो होती है pz/dz²। इसमें एस करेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ कौन सी पोजीशन प्रेफर करेगा, जहाँ पर लेस एस करेक्टर हो। तो इसी वजह से जब भी ट्राइगोनल बायपिरामिडल हो और पेंटागोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर हो तो हम एक्सियल पोजीशन ही अपने जो भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ होता है उसको एक्सियल पोजीशन पर ही रखते हैं। ऑक्टाहेड्रल के केस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारे बॉन्ड लेंथ सेम होती हैं, तो आप कहीं पे भी अरेंज कर सकते हो। जैसे अगली स्पीशीज़ है H2FeCO4, तो ऑक्टाहेड्रल हो गया क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कैसे भी अरेंज कर सकते हो। अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे ड्रॉ कर दिए तो सिस कन्फर्मेशन हो जाएगी। अगर दोनों हाइड्रोजन ट्रांस पर अरेंज कर दिए तो ट्रांस कन्फर्मेशन होगी। दैट दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है रोडियम PPH3 कार्बोनिल हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगेन मैंने हाइड्रोजन को फिर से एक्सियल पोजीशन ही दी है। क्यों दी है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एक्सियल पोजीशन को ही प्रेफर करता है अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल। अगर आपको बेंट्स रूल स्टडी करना है तो आप हुई की बुक में से पढ़ लेना। रिएक्शंस कैसी हैं, कौन कौन सी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है हमारा मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड। सबसे पहली रिएक्शन है जैसे रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इन रिएक्शन में रचे अब हमारे पास कंपटीशन हो गया। हमारे पास जब भी हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो हमारा एक लिगेंड सब्स्टिट्यूट होगा, वो कार्बोनिल भी हो सकता है और वो हाइड्रोजन भी। अगर हमारे पास हाइड्रोजन भी है और कार्बोनिल भी, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हाइड्रोजन ही रिप्लेस होगा। तो इसी रिएक्शन में देखो जैसे HMnCO5 में डाईमिथाइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमारा हाइड्रोजन क्या लीव कर गया और कैडमियम का बॉन्ड किसके साथ बन गया, हमारे कॉम्प्लेक्स के साथ, तो मीथेन हमारी रिलीज़ हो गई। जैसे पर अगर हमारे पास PPH3 होगा वो सिर्फ कार्बोनिल को ही रिप्लेस करेगा, उस टाइम पे हमारा हाइड्रोजन क्या है, लीव नहीं करेगा। अगर हमारे पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आता है न्यूक्लियोफाइल की तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने, तब हमारे पास कार्बोनिल क्लीव होगा, हाइड्रोजन एज सच रहेगा। तो ये रिएक्शन एक्सेप्शन है, तो आप इम्पोर्टेंट लिख रही हो। अब नेक्स्ट रिएक्शन है जैसे अब नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर क्लस्टर यानी कि ब्रिज हाइड्राइड। अभी हमारे पास इस एग्जांपल को समझने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल है कि हमने लोअर मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स ले लिया है, उसको हायर में कन्वर्ट किया है। जैसे मतलब यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन क्या है, टर्मिनल पोजीशन पर है, और यहाँ पर देखो इस रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, ब्रिज पोजीशन में है। ब्रिज पोजीशन इन द सेंस यहाँ पे देखो र्यूदीनियम का हमने ये क्लस्टर ड्रॉ कर लिया एक ट्रायंगल की फॉर्म में। अब हमारा हाइड्रोजन इस वेकेंट स्पीशीज़ में फिल होगा, यानी कि इस क्लस्टर के बीच जो वेकेंट स्पेस होगी उसमें हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, जो ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देखो HFe3CO11 नेगेटिव, ये भी कार्बोनाइलेट आयन की फॉर्म है, बस यहाँ पर मेटल हाइड्राइड भी है। तो यहाँ पर देखो 3 आयरन खुद को एक ट्रायंगल में अरेंज कर लिया,
और जो हमारा हाइड्रोजन है वो 2 आयरन के साथ ब्रिज की फॉर्म में है, तो ये ब्रिज पॉलीन्यूक्लियर क्लस्टर्स हैं। अभी यहाँ पे देखो रिहीनियम 4H4 कार्बोनेट 12, ये भी हमारे पास एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स है जिसमें हाइड्रोजन की ब्रिजिंग हो रही है। पर ब्रिजिंग में पोजीशंस देखो, सबसे पहले हमने रिहीनियम को इस तरह अरेंज करना है जैसे हम स्क्वायर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स में हमने रिहीनियम को अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास कार्बोनिल क्या है, 12 हैं। कार्बोनेट 12 हैं, तो इसका मतलब ईच रिहीनियम हैज़ 3 कार्बोनिल एटम, तो 3 कार्बोनिल एटम आप सारे रिहीनियम को दे दोगे। अब उसके बाद आता है हाइड्रोजन का अरेंजमेंट। वैसे तो ये हाइड्रोजन 4 थे, तो यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन भी प्रेफर हो सकती थी, लेकिन इस स्ट्रक्चर में पॉलीन्यूक्लियर क्लस्टर की वजह से हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगी, ब्रिजिंग की फॉर्म में। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने ना इस हाइड्रोजन को रेड कलर से मार्क किया है, बाकी हाइड्रोजन्स की सिचुएशन भी सेम रहेगी। यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन का बॉन्ड किसी भी एक रिहीनियम के साथ क्या रखना है, कोवलेंट बॉन्ड ही रखना है, यानी कि वो सॉलिड ही रहेगा। अभी बाकी 2 रिहीनियम इसी हाइड्रोजन के जो 2 बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, डेटिव, यानी कि हमारी हाइड्रोजन एटम क्या है, μ3 ब्रिजिंग में है, μ3 ब्रिजिंग में हो गए। जैसे इस हाइड्रोजन के साथ एक रिहीनियम एटम का अटैच है, यहाँ पर एक डेटिव बॉन्ड और यहाँ पर एक ऑपोजिट के साथ डेटिव बॉन्ड, मतलब हमारा ईच हाइड्रोजन किस में है, μ3 ब्रिजिंग में है। तो इस स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे ही करके हमने चारों हाइड्रोजन्स को क्या करना है, अरेंज करना है। एक एक के साथ हमारे एक हाइड्रोजन के साथ बनेगा इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसके बाद बाकी 3 रिहीनियम के साथ हमने क्या फॉर्म करना है, डेटिव बॉन्ड। ऐसी एक अनदर स्पीशीज़ भी है, जैसे कोबाल्ट 6 कार्बोनिल 15, उसका हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स है। अभी हमारे पास 6 मेटल एटम है, इसका मतलब किसी एक को हाइड्रोजन शेयरिंग में तो जा नहीं सकता, ये भी ऐसे ही प्रिपेयर की जाती है। जैसे हाइड्रोजन H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करोगे, प्रोटोनेशन की वजह से मेटल हाइड्राइड बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 2 नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के साथ बैलेंस हो गया, तो हमारे पास ये अगेन एक कार्बोनाइलेट आयन ही जनरेट हुआ है, बस मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया है। अब यहाँ पर इसे अरेंज करने का एक तरीका क्या है कि हाइड्रोजन क्या होगा, उन 6 जहाँ पर जो 6 कोबाल्ट अपने आप को बेंजीन की तरह अरेंज करेंगे, उसके बीच की वेकेंट स्पीशीज़ में हमारा हाइड्रोजन अरेंज होगा। ये हमारे इस टॉपिक की लास्ट रिएक्शन थी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डाईहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। डाईहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है, कार्बोनिल हमारा अनदर लिगेंड हो सकता है और भी लिगेंड हो सकते हैं, पर हमारा मेन फोकस क्या है, डाईहाइड्रोजन। मतलब जो भी अब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे वहाँ पर क्या यूज़ होगी, हमारी हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में यूज़ होगा डाईहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। इससे पीछे वाले रिएक्शंस हमने क्या किए थे, मेटल और हाइड्रोजन, यानी कि मेटल और हाइड्रोजन में क्या था, टर्मिनल पोजीशन में था, और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, H2 की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है, इस स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, बाकी के सारे लिगेंड्स तो नॉर्मल ही हैं, यहाँ पर एक अनदर लिगेंड ऐड हुआ है H2। मैंने पहले भी बताया था हेप्टासिटी के टॉपिक में, जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन हमने डोनर एटम, पर्टिकुलर डोनर एटम के साथ ही हमारी मेटल का बॉन्ड होता है, तो वही हमारी हेप्टासिटी होती है। अब हमारा लिगेंड क्या है, H2, लेकिन वो अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेशन कहाँ से कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड के सेंटर में से। तो सिग्मा बॉन्ड दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म हुआ है। इसका मतलब जब हम यहाँ पे हेप्टासिटी असाइन करेंगे तो हेप्टासिटी क्या होगी, 𝜂1 नहीं होगी, 𝜂2, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में है वो डोनेट किए गए हैं मेटल को। तो यहाँ पर हमारे पास 𝜂2, तो इसका मतलब ये किस फैमिली का हो गया, डाईहाइड्रोजन की फैमिली का हो गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसे ही है, बाकी सारे लिगेंड्स तो नॉर्मली हैं, जो अनदर टाइप ऐड हुई है वो क्या है, डाईहाइड्रोजन। यहाँ पर भी अगेन हमारे पास हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में है, 𝜂2 की फॉर्म में। अब इस कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस कैसे करेंगे, एक ही रिएक्शन है रजे। दीज आर यूजली प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ H2 टू कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर हमने नॉर्मल एक कॉम्प्लेक्स ले लिया, सिंपल उसकी एडिशन रिएक्शन की है, तो हमारे पास जैसा एक कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, डिज़ाइन हो गया।
अब इसकी करेक्टराइजेशन कैसे होगी? करेक्टराइजेशन मतलब आप किस टेक्निक से फाइंड आउट करोगे कि हमारे पास डाईहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है या मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। तो सबसे पहला मेथड हम यूज़ करते हैं एक्सरे की टेक्निक या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड। सेकंड मेथड हम ये क्या यूज़ कर रहे हैं, हम उनके बीच का बॉन्ड डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। हमें पता है कि जो नॉर्मल हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है हमारे पास 0.74 एंगस्ट्रॉम, मतलब उनके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होती है 0.74 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁻10 मीटर। तो जब वो कॉम्प्लेक्स में होगा तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। 0.74 से कितना हो गया 0.84 एंगस्ट्रॉम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पर मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनना शुरू हो गया। मतलब मेटल ने इनके म्यूचुअल शेयरिंग में से इलेक्ट्रॉन ले लिए। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल ने अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट कर ली तो ये बॉन्ड क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या होने लग गया, वीक हो गया, क्योंकि इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको ट्रांसफ़र कर दी, मेटल को ट्रांसफ़र कर दी। इस वजह से ये बॉन्ड क्या हो गया, एलोंगेट हो गया। एलोंगेट का मतलब क्या हो गया, इसका बॉन्ड लेंथ हो गया, इंक्रीज़ हो गया नॉर्मल से। तो इसका मतलब फ्री हाइड्रोजन अगर बॉन्ड में छोटा होगा तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा, अगर एक बार कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया तो हम उसका दोबारा से बॉन्ड लेंथ स्टडी करेंगे। दैट मीन्स हम उसकी बॉन्ड लेंथ अगर एलोंगेटेड हो गई तो इसका मतलब क्या है, डाईहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी। नॉर्मली हमारी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी किसकी रेंज में होती है, 2300 टू 2900 की रेंज में होती है अगर एक बार कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन का फॉर्म हो गया। तो अब स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी में क्या फ़र्क पड़ेगा, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी 2300 से बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा बॉन्ड आगे से वीक हो गया है, तो इसका मतलब हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमारे बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए। तो इसका मतलब हमारी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्री हाइड्रोजन। क्या होती है, फ्री हाइड्रोजन हमारी वीक एसिड की तरह काम करती है, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कम टेंडेंसी है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। पर जैसे ही उसका बॉन्ड किसके साथ फॉर्म हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स के साथ, मतलब कोऑर्डिनेटेड की फॉर्म में आ जाएगी, तब वो कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिए हैं, अब मेटल को डोनेट कर दिए हैं, इसलिए वो डेफिशिएंट हो गई है और स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह बिहेव करने लग गई है। अनदर मेथड क्या है कि हम NMR स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जब भी मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म होगा तो हम उसका NMR, प्रोटॉन NMR स्टडी कर सकते हैं। अगर उसका प्रोटॉन NMR शो होता है नेगेटिव ppm की रेंज में, दैट मीन्स मेटल हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। उसी तरह से हम डाईहाइड्रोजन के लिए भी स्टडी करते हैं, तो हमारी डेल्टा वैल्यू क्या होती है 0 to -10 ppm में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम इसकी बॉन्डिंग कैसे स्टडी करते हैं। अगर हमारे पास फ्री हाइड्रोजन होगी तो वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगी, तो उसी तरह से बस इसका MOT ड्रॉ किया हुआ है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड शेयरिंग में होगा, तो अगर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो उसके पास एक बॉन्ड होगा, मतलब उसी एक बॉन्ड से हम उसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला मैकेनिज़्म, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, जब भी हमारे पास मेटल और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तो जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो ट्रांजिशन स्टेट होगी मेटल डाईहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स की। मेटल डाईहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स मतलब अभी दोनों हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच हैं। तो मैंने पिछली बार भी बताया था, चाहे ये नोटेशन यूज़ कर लो, मतलब इनके बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो भी इसका मतलब यही है कि दोनों एटम में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, चाहे ऐसे शो कर लो कि दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मेटल का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म होगा तो उनका खुद का बॉन्ड क्या हो जाना शुरू हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट किसके लिए है, मेटल और डाईहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स के लिए। अब अगर तो हमारी मेटल क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, तो क्या करेगी वो अपने मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको ट्रांसफ़र कर देगी, मेटल अगर फिल्ड होगी तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करेगी और ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड क्या हो जाएगा,
क्लीव हो जाएगा, यानी कि हमारे पास अगेन किस में कन्वर्जन हो जाएगी, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स में। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ तब होगी अगर हमारी मेटल क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन फर्दर डोनेशन के लिए होंगे। अगर हमारे मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हुआ तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट ही उसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगी, मतलब हमारे पास डाई हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। अगर हमारा मेटल इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, दैट मीन्स उसके पास इंटर्न इलेक्ट्रॉन डोनेशन इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, तो वो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एक हाइड्रोजन में ट्रांसफ़र कर देगी तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा और हमारे पास मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स होगा, जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो मैंने यही मेंशन किया है यहाँ पे, ड्यू टू बैक डोनेशन लीड्स टू, अभी यहाँ पे देखो यही मेंशन किया है मैंने, ड्यू टू बैक डोनेशन लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डी टू सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल ऑफ 1h2। यहाँ पर मैंने MOT ड्रॉ करने का पर्पज़ ही यही था कि जैसे यहाँ पर देखो एक बार सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, अभी यहाँ से उसने मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र कर दी। अभी यहाँ पर अगर उसने इंटर्न इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हुए तो वो कहाँ से एक्सेप्ट करेगी, सिग्मा स्टार में एक्सेप्ट करेगी। जब भी आप किसी के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हो तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉन्डिंग उसी का बॉन्ड टूट जाता है। जैसे सपोज़ करो आपने पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र की तो हमारा पाई बॉन्ड रप्चर हो जाएगा। ऐसे ही मैंने अगर सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र की तो हमारा सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तो यहीं पर मैंने यही बात मेंशन की है कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल ने अपने डी इलेक्ट्रॉन से सिग्मा स्टार में ट्रांसफ़र कर दी तो हमारा HH बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। ड्यू टू वीकनिंग ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इट कॉजेज कंप्लीट रप्चर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन वापस से आ जाएगी, मेटल हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स की। तो डाई हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाएगा, फिर से मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स में। अभी यहाँ पर सेम रिएक्शन मेंशन किया है जैसे टंगस्टन में ईटा 2 की फॉर्म में लिया है। बाकी सारे लिगेंड्स के ऊपर हमारा इतना फोकस नहीं है क्योंकि हम बेसिकली यही स्टडी कर रहे हैं कि डाई हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स वेदर हाइड्राइड में चेंज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में भी उसने ऐसे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब भी आप रिएक्शन परफॉर्म करते हो तो हमें मिक्सचर मिलता है ईटा 2 हेप्टासिटी का और ईटा 1 का, पर 85% चांसेस हैं कि हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है वो ईटा 2 की फॉर्म में मिलेगा, मतलब हमारे पास डाई हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म होगा। और 15% चांस है कि हमारी हेप्टासिटी क्या हो जाए, ईटा 2 से ईटा 1 हो जाए। और एक बात हमेशा याद रखना, हमारे पास जितनी ज़्यादा हेप्टासिटी होगी उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल होता है। हायर द हेप्टासिटी मोर स्टेबल विल बी द कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है वो हमेशा ईटा 5 हेप्टासिटी में रहती है। जैसे अगर हमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए उसे एडजस्ट करना पड़े तो वो ईटा 3 में भी शिफ्ट होती है और ईटा 1 में भी, जैसे हमने फ्लक्शनैलिटी में स्टडी किया था। उसी तरह से 85% चांस है कि हमारे पास डाई हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म होगा, लेकिन फिर भी 50% चांसेस हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाएगा, ईटा 1 हेप्टासिटी में। तो यहाँ पर अभी एक बात जो नोट में मेंशन मैंने की है वो बात ये है कि जैसे भी हमारा ईटा 2 हेप्टासिटी का हाइड्रोजन बॉन्ड है उसे हम नॉन क्लासिकल बॉन्ड बोलते हैं। जैसे नॉन क्लासिकल बॉन्ड का मतलब क्या है कि नॉर्मली हमारे पास बॉन्ड क्या होता है, दो म्यूचुअल शेयरिंग के बीच बनता है। जैसे मेटल और हाइड्रोजन सपोज हो गया तो दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड किसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, क्लासिकल की कैटेगरी में रखते हैं। चाहे कोई भी एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, दो एटम्स के बीच का बॉन्ड हम क्लासिकल बॉन्ड की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिचुएशन यही है जैसे इसने एक्सप्लेन किया है, हमारे पास सिचुएशन जैसे मेटल और हाइड्रोजन का डॉटेड प्रोडक्ट है ना, मतलब दोनों एटम्स को बस डिस्टर्बेंस हो रही है, तो ये वाला बॉन्ड हमारे पास क्या हो गया, नॉन क्लासिकल कैटेगरी का हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन क्लासिकल, बस ये मेंशन करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट।